नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविमीणा। आप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही थी वो ग्रुप डी के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 2018 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर चल रहे थे। उसमें से मैं महत्वपूर्ण जो साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बात करूं दोस्तों तो हाइड्रोजन एक गैस है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और बात की जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान था वो विवादपूर्ण था। एक बात और, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन ही है। ठीक है। अब मैं मेंडलीव की बात कर लेता हूँ दोस्तों। मेंडलीव आए थे 1869 में। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई और इसे आवर्त सारणी का जनक भी कहा गया था। इसकी आवर्त सारणी में 63 तत्वों की जगह थी। इसकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने वर्ग थे दोस्तों? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था दोस्तों। एका बोरोन, दोस्तों मेंडलीव ने क्या किया था, 4 तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा गया था जो कि बाद में जाके इस तरीके से परिवर्तित हुए। जैसे कि एका बोरोन है, एका बोरोन स्कैंडियम में परिवर्तन हुआ, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया, एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया और एका जर्मेनियम को टेक्नीशियम कहा गया। दोस्तों 4 है और बहुत ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका बोरोन को क्या कहा गया, एका सिलिकॉन को आगे जाके क्या कहा गया, एका एल्यूमिनियम को क्या कहा गया। तो एका बोरोन को कहा गया स्कैंडियम, एका सिलिकॉन को कहा गया जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम को कहा गया गैलियम, एका जर्मेनियम को कहा गया टेक्नीशियम। ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार से निम्न में से किसका निर्माण होता है? आरएनए प्रति, डीएनए प्रति, डीएनए आरएनए प्रति, एमआरएनए प्रति। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द एमआरएनए प्रति। ठीक है, इसका राइट आंसर ही हो गया। आरएनए क्या होता है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। या आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। अब ये राइबोसोम क्या है? तो दोस्तों राइबोसोम एक कोशिका का एक अंग है। ठीक है। ये राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादक स्थल भी कहलाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का उत्पादक स्थल। इस कारण दोस्तों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन आ सकता है उसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों राइबोसोम। एक कोशिका का एक अंग और है दोस्तों, उसका नाम है वो गोल्जी का है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और कोशिका का एक अंग और है दोस्तों, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण में भी पाया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका भी ध्यान रखना। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? मिश्र धातु, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक। दोस्तों अगर मैं मिश्र धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है दोस्तों? मिश्र धातु होती है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु तो उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्र धातु। आगे देखिए, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? घ्राण सूचक, संश्लेषी सूचक, प्राकृतिक सूचक, अम्ल क्षार सूचक। तो उसे घ्राण सूचक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? घ्राण सूचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो दोस्तों इस निम्न में से एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम दोस्तों एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। क्यों नहीं है जाइलम? दोस्तों जाइलम की बात करूँ तो जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। और दोस्तों जो जाइलम उत्तक होता है ये पेड़ पौधों की जड़ में, तना में और पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम उत्तक को दोस्तों चालन उत्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालन उत्तक भी कहा जाता है। दोस्तों पेड़ पौधों के जो नए भाग होते हैं उनमें एक उत्तक और पाया जाता है, उसका नाम है स्थूलकोण उत्तक। दोस्तों ये स्थूलकोण उत्तक है ना, ये पेड़ पौधे के जो नए भाग होते हैं उनमें पाया जाता है। और एक बात को और ध्यान रखना कि ये स्थूलकोण उत्तक होता है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, अंदरूनी सहायता प्रदान करते हैं दोस्तों, जिससे कि पौधे का विकास हो सके। ठीक है। आगे देखिए, विटेका द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 समूह हैं। 5 समूह कौन कौन से हैं? एक है पादप,
एक है प्राणी, एक है कवक, एक है प्रोटिस्टा, एक है मोनेरा जगत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों ये अपना प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा का ही एक भाग है, इसलिए दोस्तों फाइव किंगडम समूह में ये प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एक 10 ग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जाके देखो, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों को एग्जाम्पल सहित पूरा समझाया है। तो प्लीज आप पुराने वीडियो को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों? के काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv²। यहाँ पर जो m है दोस्तों, m है द्रव्यमान और v क्या है? वेग है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 10 ग्राम की वस्तु है तो ग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? वेग का मात्रक है। तो मैं डायरेक्ट सूत्र में लिख देता हूँ दोस्तों इसे, 1/2 ये ग्राम आ गया 10, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग का स्क्वायर था दोस्तों, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं 2 से काटूंगा 10 को तो 5 बार गया, 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, और 25 × 5 करूँगा तो 125 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 125 जूल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? 125 जूल। आ गए समझ में? आगे देखिए विसरण के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अपन को सही दिए हुए हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है। वो अपन को चेक करना है कि वो एक ऑप्शन कौन सा गलत है। तो विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। नंबर दूसरा क्या है? गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, गैसों के विसरण की दर उन्हें आयतन पर निर्भर करती है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है विसरण के कथन। और विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स। क्योंकि जो गैसों का विसरण की दर है ना, उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको विसरण के बारे में और कुछ जानकारी देता हूँ। विसरण की दर ठोस में न्यूनतम होती है, गैस में अधिकतम होती है, इस बात का ध्यान रखना। और पौधों में जो CO2 होती है ना, वो वायुमंडल से विसरण के द्वारा प्राप्त की जाती है, विसरण द्वारा प्राप्त की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव वातावरण में, वायु में, समुद्र में, निर्वात में। दोस्तों आप सब जानते हैं निर्वात में संभव है। निर्वात क्या है दोस्तों? तो निर्वात वह अवस्था है जहां किसी अवरोध माध्यम की स्थिति नहीं होती है, जहां किसी अवरोध माध्यम की स्थिति नहीं होती है, वो निर्वात कहलाता है। दोस्तों प्रकाश है ना, निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, अर्थात ध्वनि निर्वात में भी गमन नहीं कर सकती, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है दोस्तों। इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। आगे देखिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। तो दोस्तों शक्ति की परिभाषा क्या है? तो मैं बात करूं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है दोस्तों, जो कि इसकी परिभाषा से ये पता चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, शक्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों शक्ति एक अदिश राशि होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगर मैं दोस्तों इसके सूत्र की बात करूं तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ठीक है, यदि t समय में W कार्य किया जाए तो वह शक्ति है, यदि t समय में W कार्य किया जाए तो वह क्या है? शक्ति है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर में W/t। तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों तो इसका मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, अश्व शक्ति होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 HP बराबर कितना होता है? डायरेक्ट एग्जाम में आता है दोस्तों कि 1 HP बराबर कितना आता है? तो ध्यान रखना 746 वाट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय
लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल रहा था, कार्यकाल रहा था, वो 1856 से लेकर के लिए 1862 तक रहा था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके शासनकाल में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ था और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश ताज का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था, एक मिनट, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। तो इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं विलियम बेंटिंग की बात करूं दोस्तों, तो विलियम बेंटिंग कौन थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों भारत में अंग्रेज राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? भारत में अंग्रेज राज्यों के संस्थापक। और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक संधि की नीति अपनाई गई थी। कौन सी संधि थी? वो थी सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से संबंधित मैं आपको दो ऐसे तथ्य बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जो प्रकाश संश्लेषण में जो स्थलीय पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो लाल रंग में सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग में न्यूनतम होती है। इस बात का ध्यान रखना। और जो स्थलीय पौधे होते हैं दोस्तों वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और जलीय जो पौधे होते हैं वो जल में घुले CO2 को लेते हैं दोस्तों। तो इस बातों का भी ध्यान रखना। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, अनामुखी, माउंट आबू, हिमालय। दोस्तों भारत का सबसे नया पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। और दोस्तों हिमालय की बात करो तो हिमालय एक मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वत की बात की जाए तो दोस्तों अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है, ठीक है। और आल्पस है दोस्तों, आल्पस वो हिमालय की तरह ही एक मोड़दार पर्वत है। आगे देखिए दोस्तों, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? दाल का, जूट का, नमक का, चीनी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दाल। क्या है? दाल है दोस्तों। और दाल को दोस्तों गरीबों का दूध भी कहा जाता है। अगर मैं टंगस्टन का गलनांक की बात करूँ तो कितना है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3308 डिग्री सेंटीग्रेड, 3083 डिग्री सेंटीग्रेड, 3830 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं ऐसे बात कहूँ दोस्तों 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3308 डिग्री सेंटीग्रेड, 3083 डिग्री सेंटीग्रेड, 3830 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर कितना है दोस्तों वो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। टाइपिंग में मिस्टेक है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक अधिक होने के कारण बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टंगस्टन का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों उसे W है। कौन है वो? W है। इसे W से दर्शाया जाता है। जो टंगस्टन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो राजस्थान के डेकाना खान में टंगस्टन मिलता है दोस्तों। आगे देखिए, एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? 2015, 16, 10 और 2009 में। तो दोस्तों 2010 में पेश किया था। कब पेश किया था? 2010 में पेश किया था। आगे देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु केशिकीय संयोजित होती हैं तो वह किसके निर्माण करती हैं? तो वह किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? तो वह निर्माण करती हैं दोस्तों युग्मनज का। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर युग्मक लिखा गया हुआ है तो ये क्या है? यह है युग्मनज। तो किसका निर्माण करती है? युग्मनज का निर्माण करती है। निश्चित अंडाणु को दोस्तों युग्मनज कहा जाता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो बता देता हूँ। वर्षण एवं अंडाशय में युग्मकों की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वर्षण एवं अंडाशय में युग्मकों की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। और बात है दोस्तों थोड़ी बहुत, युग्मकों का निर्माण वर्षण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। युग्मकों का निर्माण वर्षण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों इसका, वर्षण में शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन तथा अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में कि वर्षण में शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन तथा अंडाशय का निर्माण अंडजनन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, युग्मक। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु केशिकीय संयोजित होते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रूस में, इंग्लैंड में, जापान में, USA में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों?
यूएसए में स्थित है। अब मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ दोस्तों। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। किसका? विश्व बैंक का। और ध्यान रखना, विश्व बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 27 दिसंबर 1945 को इनकी स्थापना की गई थी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और एक बात को और ध्यान रखना दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय भी स्थित है दोस्तों इसी में ही, यूएसए में ही। ठीक है। और 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करो दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है दोस्तों। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है दोस्तों। और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी दोस्तों मनीला में ही स्थित है। तो इन छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना। मैं आपको एक बार और दोबारा बता देता हूँ कि जो विश्व बैंक है दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी स्थापना भी दोस्तों 27 दिसंबर 1945 को ही हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय आईएमएफ और डब्ल्यूबी इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय भी दोस्तों यूएसए में ही स्थित है। फिर मैंने आपको दोबारा बताया था कि डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ होता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डब्ल्यूटीओ होता है विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इन दोनों का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। ठीक है। और एक होता है इंपॉर्टेंट है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है दोस्तों। एक होता है एफएओ, इस एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप वीडियो को एक बार वापस करके दोबारा भी देख सकते हो और लिख भी सकते हो। सॉरी मैं लिख नहीं सकता इन बातों को, टाइपिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों फोन में। आगे देखिए, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की। दोस्तों जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो दोस्तों ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन होती है। ठीक है। आगे देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? भार, त्वरण, कार्य। ये त्वरण नहीं है, त्वरण है। ठीक है, क्या है? त्वरण है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य दोस्तों एक अदिश राशि है, और कार्य क्या है? बल इंटू विस्थापन। इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? SI मात्रक होता है जूल। त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है? त्वरण। और संवेग क्या होता है? संवेग होता है दोस्तों वेग इंटू विस्थापन। एक मिनट, संवेग क्या होता है? वेग इंटू विस्थापन। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन में, निचला सदन में, दोनों में, या ऊपर और निचले सदन अलग से, दोनों में, ऊपर और निचले सदन एक साथ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है सी, दोनों में, ऊपर और निचले सदन में अलग अलग। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? दोस्तों अपचयन है, अम्ल वर्षा है, ऑक्सीकरण है, संक्षारण। दोस्तों संक्षारण की जो परिभाषा होती है ना वो यही है, संक्षारण की परिभाषा होती है ना वो वही है। संक्षारण वह है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास नमी या एसिड इत्यादि आदि को प्रभावित होती है। तो दोस्तों वो क्या है? संक्षारणी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षारणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? लेड, पारा, टंगस्टन, ब्रोमीन। तो दोस्तों कौन सी है? पारा है। अगर यहाँ पर अधातु होती तो अधातु कौन सी है दोस्तों? तो अधातु है, अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। अधातु कौन सी है दोस्तों? अधातु ब्रोमीन है। अगर धातु की बात की जाए तो पारा है। और अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि इसमें धातु की बात की गई है दोस्तों,
धातु की बात की गई है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ मैं आपको थोड़ी बहुत और जानकारी देता हूँ इनके बारे में। पारा है ना, वो चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु होती है दोस्तों। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है दोस्तों। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। पारा का उपयोग दोस्तों थर्मामीटर में, बैरोमीटर आदि यंत्रों में किया जाता है। इन बातों का भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1920 में, 1981 में, 1891 में, 1919 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1919 में। मैंने पिछले पेपर में बताया दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, पता नहीं कितने बार आया है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंतर आयोग के अनुसार दोस्तों इसमें 379 व्यक्ति के मारे जाने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन जो मालवीय समिति थी उसके अनुसार लगभग दोस्तों 1000 यानी 1000 लगभग व्यक्ति मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके विरोध में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, ओक्टिटस का न्यूलैंड सिद्धांत कहूँ तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन को घुमाया गया है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम तक, सल्फर तक, क्लोरीन तक, पोटेशियम तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।